हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों, आज फिर लेके आए आपके लिए मॉक टेस्ट जो कि पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। 27 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। आई होप कि आपकी तैयारियां अच्छी होगी। तो चलिए प्रश्न सीरीज़ की ओर। सबसे पहला प्रश्न है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल मुहावरे का अर्थ होगा। पहला है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। जो किसी के योग्य ना हो लेकिन उसे क्या है, कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मरीज वैद्य में संपर्क, दोनों का त्याग, धर्म संकट की स्थिति या दोनों में दोष। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका विकल्प सी, धर्म संकट की स्थिति। अगला प्रश्न है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, बीमार होना, बहुत गुस्सा होना या बहुत प्रसन्न होना। लाल पीला होना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो होता है बहुत गुस्सा करना। अगला प्रश्न है गिरह काट शब्द में समास है, अब कौन सा है? कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है या तत्पुरुष है। गिरह काट। इसका सही जवाब है तत्पुरुष समास, विकल्प डी। ठीक है, तत्पुरुष समास का भी आपका कर्म तत्पुरुष समास है। गिरह होता है गर्दन, गर्दन को काटने वाला, ये तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष समास होगा। अगला है कि राम की वन गमन की खबर रातों रात पूरी अयोध्या नगरी में फैल गई। रेखांकित पद में समास भेद बताइए। रेखांकित रातों रात है इसमें, तो आपको बताना है कि रातों रात पद में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु है या अव्ययी भाव समास है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि जो अव्ययी भाव समास है इसमें क्या होता है, प्रथम पद की प्रधानता होती है और पहला पद क्या होता है, उपसर्ग लगे होते हैं, या फिर शब्दों की आवृत्ति होती है, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, कानों कान, इस तरह के शब्द होंगे, या फिर इसमें क्या बताया था, क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। जो इसमें क्या है सही होगा उसकी आपने पहचान करनी है। उन्नति, पूर्ति, अभिनेता, अवनति। जो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, पूर्ति इसका सही है, बाकी अन्य सभी अशुद्ध हैं। इनमें से एक वर्तनी अशुद्ध है, बाकी तीन शुद्ध होगी, एक अशुद्ध है। अब कौन सी है? भागीरथी, जागृत, अधीन, अनुगृहित। जो इसका सटीक जवाब है वो आपका जागृत शब्द है, जो कि हम व्यवहार में जागृति ही कहते हैं। अन्यथा इसका जो सही है वो जागृत होता है, बी का जागृत, मैंने यहाँ लिखा भी है। जो जागृत है वो जागरण का ही एक रूप है, इससे जागरण शब्द बना है। तो जागृत कभी शब्द नहीं होता, जागृत इसका मूल शब्द है। 8वां प्रश्न है सृष्टि का विलोम क्या है? विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या समष्टि। इसका जो सही विलोम है सृष्टि का होता है प्रलय। प्रलय होता है किसी चीज़ का विनाश और सृष्टि होता है इस चीज़ का सृजन करना, निर्माण करना। साहचर्य का विलोम क्या होगा? साहचर्य का विलोम क्या होगा? वैमनस्य, असहयोग, विनियोग या अलगाव। साहचर्य क्या होता है? साथ चलने वाला, तो इसका सटीक जो विलोम है वो क्या होगा? अलगाव, अलग होने वाला। अगला प्रश्न है फूल का पर्यायवाची नहीं है। पहले प्रश्न ढंग से पढ़ लिया करो, ठीक है, कि फूल का पर्यायवाची नहीं है। अब कौन सा नहीं है? सुमन, पादप, पुष्प या कुसुम। इसके तीन पर्यायवाची हैं फूल के, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो विकल्प बी इसका जो है वो फूल का पर्यायवाची नहीं है। पादप हम पौधे को कहते हैं, पेड़ को कहते हैं,
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि उमापति किसका पर्यायवाची है। आसान प्रश्न है। उमापति किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र या शंकर। उमा पार्वती को कहा जाता है, उमापति उनका पति कौन है? शंकर, शिव को कहा जाता है। तो विकल्प डी इसका सही होगा। तरणी या तरणी युग में युग्म शब्द का अर्थ बताना है। एक में अणव में बड़ी की मात्रा है, एक में अणव में छोटी की मात्रा है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा युग्म का? नाव सूर्य या सूर्य नाव, युवती सूर्य या सूर्य युवती। तरणी तरणी, ठीक है। जहां अणव में बड़ी की मात्रा होती है वो होता है नाव, और जहां अणव में छोटी की मात्रा होती है वो होता है सूर्य। तो विकल्प ए जो है उसका सटीक सही उत्तर है नाव सूर्य। अगला है अंश अंश युग्म का सही अर्थ समूह क्या है? भाग हिस्सा, भाग किरण, कंधा भाग या विकल्प डी नन। अंश अंश, ठीक है। अंश क्या होता है? कंधा, और अंश क्या होता है? भाग। तो विकल्प इसका सी 13 का सी विकल्प सही होगा। प्रश्न 14 है कि वर्ण का अर्थ नहीं होता। वर्ण एक अनेकार्थी शब्द है। अब इसके अर्थ कौन कौन से निकलते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और इनमें से विकल्प में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो वर्ण का अर्थ नहीं है? रंग, सुंदर, जाति या अक्षर। जो वर्ण है उसको हम क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते? तो वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है। वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता। तो विकल्प बी है इसका सटीक आंसर। उसके बाद है कर्म का तद्भव रूप क्या है? क्रिया है, कार्य है, काज है या काम है। आपको तत्सम तद्भव भी पढ़ने, क्योंकि एक प्रश्न तो यहाँ से आएगा ही आएगा तत्सम तद्भव से कि किसका तत्सम कौन सा है या तद्भव कौन सा है। तो आपको कर्म का तद्भव बताना है। कर्म का तद्भव होता है काम, ठीक है। इसका जो कार्य शब्द है ये भी तत्सम है, काज इसमें तद्भव है, कार्य का तद्भव काज होता है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से कर्म का जो तद्भव रूप है वो कौन सा है? काम इसका तद्भव रूप है। अगला है उच्छिष्ट शब्द में संधि रूप कौन सा है? उच्छिष्ट शब्द में संधि रूप बताना है आपने। तो उच्छिष्ट में जो संधि रूप है स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, यण है या फिर विसर्ग है। उच्छिष्ट में व्यंजन संधि है उत धन शिष्ट, त का इसमें च हो जाता है और श का छ हो जाता है। व्यंजन संधि का नियम है, ये आपका बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म हैं उनको क्या कहा जाता है? काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले कारक हैं, धर्म हैं, गुण हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रस है, छंद है, अलंकार है या गुण है। तो जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। रस क्या होता है? काव्य में आनंद की प्राप्ति का। छंद क्या होता है? आवरण या ढकना किसी चीज को, ठीक है। गुण क्या होता है? किसी चीज की विशेषता। अगला प्रश्न है कि आधुनिक विद्वानों ने रसों की संख्या मानी है। अब कितनी मानी है वो आपको पता होना चाहिए। 9 है, 8 है, 13 है या 11 है। आधुनिक विद्वानों ने रसों की संख्या कितनी मानी है? जिसका सही जवाब है वो 11 होगा। अगर आपसे सामान्य प्रश्न पूछ लिया कि रसों की संख्या कितनी होती है तो 9 होती है, लेकिन आधुनिक विद्वानों ने रसों की संख्या कितनी मानी है तो इसका विकल्प क्या है? सही जवाब क्या होगा? 11। और जो रसों के आचार्य थे भरत मुनि, उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी हुई थी। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में किसे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कि पहली बार हिंदी भाषा के साहित्य के लिए किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था? प्रेमचंद जी को, भारतेंदु जी को, पंत जी को या महादेवी वर्मा जी को। तो जो सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे गए वो सुमित्रा नंदन पंत हैं, विकल्प सी, जो कि आपके छायावादी कवि हैं। इनकी एक रचना है चितंबरा, जिनके लिए इन्हें क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? ठीक है, अंतिम प्रश्न है कि जो वाक्यों का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से हम कर सकते हैं? 2, 4, 8 या 6। तो जो वाक्यों का वर्गीकरण है
वो आपको पता होना चाहिए। जो आपका वाक्यों का वर्गीकरण है 2 प्रकार से होता है, एक आपका रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर कितने होते हैं? आगे 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ के आधार पर फिर आपके वाक्यों के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों के प्रश्न जो हैं वो कितने सही हुए 20 में से। और इसी तरह आप अध्ययन करते रहिए। आपके लिए शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर